बेटा देखिए कल हमने बातचीत चालू करी थी आपके पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में सबसे पहली चीज थी बेटा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में बेटा देखो क्या क्या बातें हैं। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है सेंटर ऑफ मास का, हल्का सा मास्टर कम करना है यार, मास्टर वॉल्यूम हल्की सी कम करना। एक्स कोऑर्डिनेट जो आता है सेंटर ऑफ मास का वो आता है m1x1 प्लस m2x2 टिल mn(xn) अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 टिल mn। थोड़ा सा ही कम किया, ज्यादा कम कर दिया, थोड़ा सा ही। तो m1x1 प्लस m2x2 टिल mn(xn) अपॉन टोटल मास। ये आ गया सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। ये क्या आ गया? सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। क्या ये बात समझ में आ गई है? इसके बाद बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगी बेटा? डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर देंगे? तो हमको क्या मिलेगा? m1v1 प्लस m2v2 टिल mnvn अपॉन टोटल मास। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, टोटल मोमेंटम क्या रहा है? टोटल मास इनटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो टोटल मोमेंटम लिखना हो अगर आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मालूम है तो टोटल मास इनटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। क्या ये बात समझ में आ गई है? बिल्कुल आ गई है। इसके बाद बेटा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिफरेंशिएट करो। m1a1 प्लस m2a2 टिल mnan अपॉन टोटल मास। ये क्या हो गया? टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। ये क्या हो गया? टोटल फोर्स अपॉन, ये क्या आ जाएगा? टोटल फोर्स इज टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। निष्ठा बेटा समझ में आता जा रहा है साथ साथ में? तो ये आ गया टोटल फोर्स इज टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस इक्वेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी इनटू टाइम से आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगी m1s1 प्लस m2s2 टिल mnsn अपॉन टोटल मास। देखो तीन वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे। एक्स कोऑर्डिनेट कोई पूछ लेगा। पहला और दूसरा क्वेश्चन जो इस चैप्टर का उसमें क्या कर रखा है, पहले क्वेश्चन में क्या रखा है, दो पार्टिकल्स हैं उनके मासेस दे रखे हैं, पूछा है सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, तो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरे क्वेश्चन में तीन पार्टिकल्स हैं, तीन मासेस हैं और तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट पूछा, कर लेंगे। आगे के तीन क्वेश्चन आ रहे हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे टोटल जो वैरायटी बनती है वो बनती है तीन। कितनी बनती है? तीन। तीसरी वैरायटी ना आए चलेगा, उससे खाली क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, कभी कभी ही आते हैं, कभी कभी ही आते हैं। अब बेटा जो तीसरी वैरायटी है वो क्या है दोस्तों? सॉरी मतलब सारी की सारी वैरायटी है। टोटल फोर्स जो आ रहा है वो क्या रहा है? टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस इक्वेशन को यूज करने से क्वेश्चन थोड़ी आसानी से बन जाते हैं, है ना। वो मैं जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है ना सॉल्व करवाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अभी मेरे को दिखाने का कोई खास मन नहीं कर रहा। टोटल फोर्स इज टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये खाली एक ट्रिक है, मतलब ये नहीं आएगा तो भी चलेगा। जैसे अगर कोई कहता है मान लो ये रॉड घूम रही, बताई देता ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, कोई कहता है एक्स डिस्टेंस बताओ टेंशन कितनी है, तो एक्स के बाद पोर्शन बचा कितना? एल माइनस एक्स। तो एल माइनस एक्स पे जो फोर्स आ रहा होगा मान लो टी आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा बेटा? फोर्स टी आ रहा होगा। ये क्या हुआ? माइक लेने गए थे तो ये क्या है? ये कहां से लेके आए हो? घर से लाके दी? बैठ। हाँ ये देखिए, तो टोटल फोर्स क्या गया? टी। टोटल फोर्स इज टोटल मास m बाय एल इंटू एल माइनस एक्स। एल माइनस एक्स का मास कैसे निकालेंगे बेटा? एल लेंथ का मास m है तो वन लेंथ का m बाय एल, एल माइनस एक्स का m बाय एल इंटू एल माइनस एक्स। और इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा? एक एंड है x पे, दूसरा एंड है l पे, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा? l प्लस एक्स बाय टू पे। ओमेगा स्क्वायर आर होता है एक्सेलरेशन अगर घूम रहा है तो, और एक्सेलरेशन किसका लिया? सेंटर ऑफ मास का। अलग अलग डिस्टेंस पे एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, ओमेगा स्क्वायर आर। मैंने कौन सा डिस्टेंस वाला पॉइंट लिया? जो कि l प्लस एक्स बाय टू पे, दैट इज सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट कंसिडर किया। मिशापन पुत्र समझ में आ गया? ऐसी सड़ी शक्ल बना के क्लास में नहीं बैठना। तो बेटा ये आ गया, ये आ गया टोटल मास, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां से क्या आ जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर बाय 2l l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बेस्ट मेथड है इसको करने के लिए।
कि अगर आपको निकालनी हो टेंशन एक रॉड में एक्स डिस्टेंस पे, तो कैसे करेंगे? आपने एक्स डिस्टेंस पे टेंशन निकालनी, तो एल माइनस एक्स पे आपको फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, जो ये वाला पार्ट इसको खींच रहा होगा वो टी से खींच रहा है, वो टी ही निकालने। टोटल अब क्या बाकी जगह पे टेंशन नहीं होगी? बिल्कुल होगी, लेकिन वो तो इंटरनल हो गया। ये जो लगाएगा इस पे वो एक्सटर्नल फोर्स हो, वही टोटल फोर्स हो जाएगा। टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आपके पास यहां पे बहुत ही शानदार तरीके से टेंशन आ चुकी है। अगर ये आता है तो केवल और केवल सेक्शन बी में आएगा। बिटो दूं? अच्छा, ये शॉर्ट नोट्स में ना हो, आप लोगों के पर्सनल शॉर्ट नोट्स में हो। आगे और क्या क्वेश्चन बन सकता है? कह देंगे कि एक रिंग है, इसको घुमा दिया, अब बताएंगे कि टेंशन कितनी आएगी जब ये घूम रही है। मान लो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे अगर घूम रही है तो टेंशन कितनी आएगी? आधी कर दो। क्या कर दो? आधी कर दो। ठीक है, प्लीज बात सुनिएगा ध्यान से। बेटा देखो, एक्स सेंटर ऑफ मास कहां होता है? रॉड का तो होता है सेंटर पे L/2 पे, रिंग का, डिस्क का, होलोस्फेयर का, सॉलिड स्फीयर का, सबका सेंटर पे ही होता है। सिमेट्रिक बॉडीज का ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, ठीक है। और अगर कोई पूछे ट्राइंगल का कहां होता है, तो ट्राइंगल का होता है सेंट्रॉइड पे। क्यों? ये छोटे छोटे रॉड से मिलके बना है। हर एक रॉड का कहां पे आएगा? मिड पॉइंट पे, 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 मिड पॉइंट पे। तो सारे सेंटर ऑफ मास पूरी बॉडी के इसी पे लाया कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास पूरी बॉडी का किस पे लाया करेगा? इसी पे। सारी रॉड्स का इसी पे कर। और अगर रॉड्स को ऐसे ऐसे काट लेते तो कहते हैं इस मीडियन पे लाया करेगा, तो मीडियन के इंटरसेक्शन पे आता है सेंटर ऑफ मास, दैट इज सेंट्रॉइड पे। तो ट्राइंगल का कहां पे आता है? सेंट्रॉइड पे। कहां पे आता है? अच्छा, हॉलो हेमिस्फीयर का कहां आता है? याद है? हॉलो हेमिस्फीयर का कहां आता है? R/2 पे। ये हॉलो हेमिस्फीयर का। सॉलिड हेमिस्फीयर का कहां पे आता है बताइए जरा? 3R/8 पे। कहां पे आता है? 3R/8 पे। हॉलो कोन का नीचे से H/3 पे, सॉलिड कोन का H/4। हॉलो कोन का H/3 पे, सॉलिड कोन का H/4। आर्क का कहां आता है? ये हॉलो कोन है, ये सॉलिड कोन है। आर्क का, आर्क का कहां पे आता है? एंगल बाइसेक्टर पे। और डिस्टेंस क्या होता है? R sin θ0/2 अपॉन θ0/2। अबे कह दो आगे यार, R sin θ0/2 अपॉन θ0/2। बोलो समझ में आ गया नहीं आ गया? तू इन समझ में आ गया चिन्मय? ये हो गए सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंसेस। कहां कहां पे आएंगे? रिजिड बॉडीज के सेंटर ऑफ मास आपको याद होने चाहिए, प्रोबेबली याद हो गए होंगे। बेटा रॉड का सेंटर पे, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड पे, हॉलोस्फेयर का R/2 पे सेंटर से, सॉलिड हॉलो हेमिस्फेयर का R/2 पे, सॉलिड हेमिस्फेयर का 3R/8 पे, हॉलो कोन का H/3 पे और सॉलिड कोन का H/4 पे। याद रहेगी बात? और आर्क का कहां आएगा? R sin θ0/2 अपॉन θ0/2 पे, R sin θ0/2 अपॉन θ0/2 पे। अंशिका कहां है? कल आई थी, बात हुई आपकी? अच्छा, ये समझ में आ गया नहीं आ गया? अब बेटा क्या है, हम इस रिंग को घुमा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? रिंग को घुमा रहे हैं। अब मेरे को बताना है कि टेंशन कितनी डेवलप होगी। बेटा देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। जब ये घूमेगी तो यहां पे टेंशन टी आ गई, यहां पे टेंशन टी आ गई, तो जो टोटल फोर्स आ गया वो क्या हो गया? 2T। टोटल फोर्स इज टोटल मास m/2 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये तो आर्क हो गई। आर्क का सेंटर ऑफ मास कौन होता है? R sin θ0/2, R sin π/2 अपॉन π/2। तो कहां आ जाएगा? 2R/π पे। तो ओमेगा स्क्वायर 2R/π। क्या आ जाएगा आंसर? m ओमेगा स्क्वायर R/2 पाई, m ओमेगा स्क्वायर R/2 पाई। ये 2 नीचे आ जाएगा। टोटल फोर्स आ गया 2T, और मास कितना हो गया इस आधी रिंग का? m/2। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? ओमेगा स्क्वायर R। R क्या हो जाएगा? 2R/π। कैसे निकाला? R sin π/2 अपॉन π/2। अब ये मेंस में आया तो कहा था कि इसको घुमा रहे हैं, बताइए चेंज इन रेडियस कितना आ जाएगा?
तो टेंशन निकालनी थी, टेंशन पर यूनिट एरिया से स्ट्रेस निकालना था, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो चेंज इन लेंथ 2 पाई डेल्टा आर अपॉन ओरिजिनल लेंथ 2 पाई आर। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? यहां से आपको निकालना था चेंज इन रेडियस। आ गया समझ में? हो सकता है आपके में तो खाली टेंशन पूछ लें। क्या पूछ लें? खाली टेंशन। डांगी बेटा समझ में आ गया? ये हो गई तीसरी वैरायटी, जो कि सबसे कम इंपॉर्टेंट है, जो खाली इसलिए यूज करी जाती है ताकि आप क्वेश्चन जल्दी कर पाए। आइए, अब बेटा जो मेन वैरायटीज है उन पे आता है। इफ टोटल फोर्स इज जीरो, अगर टोटल फोर्स जीरो, इट इंप्लाइज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, इट इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो टोटल मोमेंटम क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर टोटल फोर्स जीरो का तो मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। अगर टोटल फोर्स जीरो का तो मोमेंटम, जैसे कोई भी कोलिजन होगा, इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे लगाया, टोटल फोर्स क्या है? जीरो। टोटल फोर्स जीरो तो मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। यही इस चैप्टर की सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। बिना जाने फोर्स क्या है, आप इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज के बीच में एक रिलेशन लिख पाते। एक और क्वेश्चन कैसे मिल जाता है इस पे? रिकॉइल ऑफ पिस्टल पे कह देंगे बंदूक से गोली निकली 400 मीटर पर सेकंड से, तो बंदूक कितने से रिकॉइल करेगी? या तो कभी कभी कह देंगे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गन, या तो कभी कभी कह देंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट, डायरेक्टली दे देंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर डायरेक्टली बुलेट की वेलोसिटी दे दी तो स्मॉल m इंटू यू बराबर कैपिटल M इंटू वी, रिकॉइल वेलोसिटी आ गई। पर अगर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गन दी है, गन से u की स्पीड से दूर जा रही है, अन्नो, अगर कोई कहता है गन से u की स्पीड से दूर जा रही है, अब अगर u की स्पीड से दूर जा रही है इससे, तो ये v से खुद जा रही है, तो बेसिकली ये u माइनस v से जा रही होगी। कह दो आगे। या आप कह सकते हो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन, तो क्या आ जाएगी? नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगी? u माइनस वी। तो स्मॉल m इंटू यू माइनस वी बराबर कैपिटल M इंटू वी। यहां पे बहुत ही शानदार तरीके से v आ जाएगा एम यू अपॉन एम प्लस एम। बोल दो आगे। अबे हाँ ना बोलो यार। तो बेटा या तो वो कह देंगे डायरेक्टली वेलोसिटी, अगर बोलेंगे मजल वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी का मतलब क्या? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गन। तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गन u प्लस वेलोसिटी ऑफ गन v। ऐसे ही करते ना बेटा, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट में खड़ा हुआ आदमी ऐसे चल रहा है, लिफ्ट नीचे आ गई, प्लस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट, ये आएगी ना वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज वेलोसिटी ऑफ मैन। अबे हाँ ना बोलो यार। तेजस्वी आगे बेटा समझ में? पक्का आगे? दानिश आगे? हाँ ना बोलो भाई। कभी कभी आ जाएगा कार्ट से आदमी कूद रहे, कराएं या छोड़े? सेम क्वेश्चन हो जाएगा, कार्ट से आदमी कूद रहे। याद आ गई बात? या जैसे मैंने वर्क एनर्जी पार के जब PYQs कराया तो क्वेश्चन आया था भैया बॉम्ब फट गया, मोमेंटम कंजर्व कर देना। क्या करना है? मोमेंटम कंजर्व। अब देखो बेटा, अगर कोई प्रोसेस बहुत छोटे टाइम में हो रहा है और फाइनाइट फोर्स लग रहा है तो भी मोमेंटम कंजर्व कर, क्योंकि बेटा dp बाई dt f है। तो dt टाइम में मोमेंटम में चेंज क्या है? fdt। तो या तो ये फोर्स बहुत बड़ा होता तो मोमेंटम में चेंज कर पाएगा dt टाइम में, पर अगर फोर्स mg है, म्यू mg है, ऐसे छोटे मोटे फोर्स हैं, तो क्या वो मोमेंटम में चेंज कर पाएंगे dt टाइम में? तो नहीं। तो अगर मान लो कोई कह रहा है कि अगर एक बॉम्ब को मैंने ऐसे फेंका और वो मैक्सिमम हाइट पे दो पार्ट में टूट गया, m मास जो था वो m/2 में टूट गया और ये वाला रुक गया, बताओ इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? भाई मैं बस ये कह रहा हूं, यहां पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते, क्योंकि एक्सप्लोजन होने में टाइम क्या लगेगा? कुछ भी नहीं। mg लग रहा है तब भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? m इंटू यू कॉस थीटा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आ जाएगी।
अब ये अगर m/2 की वेलोसिटी कुछ भी v1 कह दी है तो दूसरे m/2 की क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी। तो आप यहां पे बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो हो गए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। बेटा पहली वैरायटी कौन सी थी, टोटल फोर्स इज टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दूसरी वैरायटी क्या, अगर टोटल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल फोर्स जीरो तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और तीसरी वैरायटी कौन सी आती है, चलो तीसरी वैरायटी पे रुकूं। सीखा क्या, अगर नॉन इंपल्सिव फोर्सेस, छोटे मोटे फोर्सेस लगते हैं dt टाइम के लिए तो भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि dt टाइम में छोटे मोटे फोर्सेस कुछ भी मोमेंटम में चेंज प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, टोटल फोर्स लग रहा होगा, तो भी आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। क्या तो आ गया समझ में यार। अगर कोई प्रोसेस बहुत छोटे से टाइम में कंप्लीट हो रहा है, जैसे एक्सप्लोजन, जैसे कोलिजन, ऐसे प्रोसेस में भले टोटल फोर्स लग रहा हो mg टाइप का, फाइनाइट फोर्सेस लग रहे हो, तो वो dt टाइम में मोमेंटम चेंज नहीं कर पाएंगे और हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बहुत इजीली लगा पाएंगे। क्या तो समझ में आ गया। दैट इज इफ नॉन इंपल्सिव फोर्सेस आर एक्टिंग इन इंपल्सिव सिचुएशंस, देन वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम if net force is not zero also। अब अंग्रेजी अपने आप बना लो यार। अनिष्ठा पुत्र क्या बनेगी भाई, क्या बनेगी बढ़िया इंग्लिश। if net force will be zero, angular moment। बेटा क्लास में तो रहो, लिखने का मतलब ये नहीं कि क्लास में नहीं रहो। अरे मैंने पॉइंट बताया वो अलग पॉइंट है। मैंने कहा है कि अगर टोटल फोर्स जीरो नहीं भी है, इफ नॉन इंपल्सिव फोर्सेस आर एक्टिंग, है ना, और जो प्रोसेस है वो dt टाइम में कंप्लीट हो जा रहा है और सिचुएशन जो है वो इंपल्सिव है, तो भी आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते। भाई लिख लो हिंदी में यार। भाई क्लास में तो रहो, लिखने का मतलब ये थोड़ी ना क्लास में नहीं रहोगे यार, बिल्कुल ठुल्लू हो यार तुम यार। अगली बात, इफ टोटल फोर्स इज जीरो, अगर टोटल फोर्स जीरो है, इससे क्या समझ में आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। अब अगर वो जीरो थी, इफ इट वाज जीरो, इफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वाज जीरो, इट विल रिमेन जीरो। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, मतलब m1s1 प्लस m2s2 टिल mn जीरो। कर लेंगे। क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे, ये एक आदमी है प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। भैया मैं ये कह रहा हूं जब ये इस एंड पे पहुंचेगा तब तक ये प्लेटफॉर्म कितना पीछे आ जाएगा, मान लो x पीछे आ जाएगा, तो ये आदमी कितना आगे गया, l माइनस एक्स आ गया। तो ये स्मॉल m और ये कैपिटल M, तो स्मॉल m इंटू l माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू एक्स। m1s1 और m2s2 का मैग्नीट्यूड बराबर कर दो, यहां से आपके पास x आ जाएगा, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, x। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कब जीरो होगी, अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे होगा, अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे होगा। क्या होगा, रेस्ट पे होगा। बेटा मेरी बात सुन ले बहुत ध्यान से, टोटल फोर्स क्या है, जीरो है, टोटल फोर्स क्या है, जीरो है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, अगर जीरो थी तो जीरो रहेगी, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो। जैस्मिन समझ में आ गया। तो यहां से आ जाएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, m1s1 इक्वल टू m2s2, खत्म। यहां से आपके पास x आ जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस आए हैं वो कैसे कैसे आए हैं, वो बहुत ही लल्लू लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। एक आया है, एक आदमी जो है बोट पे, दो आदमी हैं, एक आदमी दूसरे के पास जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ। इस केस में पहले बोट रुकी हुई है, सबके सब शांत बैठे हुए थे, जीरो। दूसरा क्वेश्चन है, दो आदमी हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण ग्रेविटी फ्री स्पेस में एक दूसरे के करीब आने लगे, तो भी अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण, तो टोटल फोर्स जीरो एक्सल। तो पूछा है कि बताओ सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी जब उन दोनों की वेलोसिटीज कुछ v1 v2 हो गई। तो बेटा अगर पहले सिस्टम रुका हुआ था, इंटरनल फोर्स है जिसका सम क्या होगा, जीरो। बाकी
बेटा इंटरनल फोर्स है जिसका सम क्या होगा, जीरो। पहले क्या था बेटा, रुका हुआ था सिस्टम, क्या था बेटा, रुका हुआ था, दोनों रुके हुए थे, दोनों चलने लगे, v1 v2 वेलोसिटी आई, तो बेटा फिर भी क्या हो जाएगा, टोटल जो पूछ रहे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की जीरो। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक की डिस्प्लेसमेंट दे रखी, दूसरे की पूछ रखी। इससे इसके बाद बेटा बात आती है टॉर्क के क्वेश्चंस की। अब बेटा टॉर्क की बातचीत चालू हो रही है। आप देखिए, मतलब जब हमने पढ़ाया था टॉपिक तो हमने यहां पे इसके बाद इंपल्स पढ़ाया था, पर इंपल्स पे एक भी क्वेश्चन ही नहीं है। मतलब जो सबसे भयानक जो चीज थी उस पर क्वेश्चन ही हटा दिया उन्होंने। लल्लू लल्लू बातों पे क्वेश्चन। आइए अब देखिए बेटा, इंपल्स सॉरी टॉर्क के क्वेश्चंस दे रखे हैं। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, कितना ज्यादा फोर्स टर्न कर सकता है, तो वो एक आर पे डिपेंडेंट होगा और एक एफ पे। एफ ज्यादा होगा तो भी ज्यादा होगा, और आर ज्यादा होगा तो भी ज्यादा होगा। लिखने का तरीका क्या होता है, टॉर्क को आर क्रॉस एफ को लिखने का तरीका क्या होता है, ये आर है और ये एफ है, तो आर क्रॉस एफ क्या बन जाएगा, ध्यान से देखें, ये थीटा है। अब टॉर्क क्या बन जाएगा, आर क्रॉस एफ। टॉर्क क्या बन जाएगा, आर क्रॉस एफ। ठीक है, ये आ गया टॉर्क आर क्रॉस एफ। अब ध्यान से देखो, अगर इसको मैं लिख क्या सकता हूं, एफ आर साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा दैट इज एफ परपेंडिकुलर इनटू आर कह सकता हूं, या आर साइन थीटा मतलब आर परपेंडिकुलर इनटू एफ कह सकता हूं। तो आर एफ साइन थीटा, आर एफ परपेंडिकुलर या आर परपेंडिकुलर एफ, या तो आर इंटू एफ परपेंडिकुलर या आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आ गया समझ में? अबे हाँ ना बोलो यार। तो हाँ भाई, ये हो गया बेटा टॉर्क। अच्छा टॉर्क बेटा डायरेक्शन क्या आएगा, आर क्रॉस एफ, आर और एफ दोनों से परपेंडिकुलर, आर और एफ दोनों से परपेंडिकुलर, आर और एफ दोनों से। तो बेटा ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है ना बेटा, ए क्रॉस बी जो होता है वो ए से भी परपेंडिकुलर होता है, बी से भी परपेंडिकुलर होता है। मान लो ये ए है, ये बी है, तो ए क्रॉस बी किधर को आएगा, ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर। तो सी डॉट ए बी जीरो होगा, सी डॉट बी भी जीरो होगा, सी डॉट ए बी जीरो होगा, सी डॉट बी भी जीरो होगा। इसी पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसको भी हम नहीं करेंगे आगे। अगर बेटा अगर मान लो किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना हो, मान लो एक का पोजीशन वेक्टर r1 है, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r2 है, r2 वाले पॉइंट पे फोर्स लग रहा है F, r2 पोजीशन वेक्टर वाले पॉइंट पे फोर्स लग रहा है F, ये हो गया r पोजीशन वेक्टर। मान लो इस पॉइंट P के अबाउट टॉर्क बताना जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है, तो टॉर्क क्या आ जाएगा बेटा, r क्रॉस F। अब r वेक्टर कैसे लिखेंगे बेटा, जरा जल्दी से बताएं। r2 minus r1, r1 वेक्टर दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, r1 प्लस r इज इक्वल्स टू r2। तो r वेक्टर क्या आ जाएगा, r2 माइनस r1। हाँ ना बोलो भाई, पक्का समझ में आ गया? दीपक सुथार समझ में आ गया? रौनक? तो बेटा ये आ गया r क्रॉस f। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, याद है हमको? पहले आई कैप जे कैप के कैप, पहले वेक्टर के कोफिशिएंट फिर दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट फिर डिटरमिनेंट को खोलना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना टॉर्क के बारे में कहानी। अच्छा बेटा जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है बेटा, ये मान लो मोमेंटम है P, ये आर वेक्टर, तो एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस P। क्या होता है बेटा, आर क्रॉस P। और इसका जो डेरिवेटिव आता है dl बाई dt, वो क्या आता है, टॉर्क। वो क्या आता है, टॉर्क। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, जब टॉर्क जीरो होगा, किसका डेरिवेटिव जीरो होता है, कांस्टेंट का, मतलब L कांस्टेंट होगा। तो इफ टॉर्क इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर टॉर्क जीरो होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अगर टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, अगर टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। समझ में आगे लोकपाल, व्योमेश? तो अगर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ये बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा क्वेश्चन ऐसे ऐसे ही आए हो आर क्रॉस एफ पे,
अच्छा, अगर टॉर्क जीरो है, टॉर्क जीरो होने के लिए कंडीशन क्या हो सकती है भैया? आर क्रॉस एफ है, या तो आर और एफ पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल, और पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए होता क्या, कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होता है बेटा? बराबर होता है। मतलब अगर एक वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और दूसरा है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, तो बेटा अगर ये दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल तो b1 by a1 b2 by a2 और b3 by a3 बराबर है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर निकालने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर कांस्टेंट पॉजिटिव होता तो पैरेलल वेक्टर मिलता है, और कांस्टेंट नेगेटिव होता तो एंटी पैरेलल मिलता है। तो बेटा अगर कोई कहेगा टॉर्क जीरो है, तो या तो आर और एफ पैरेलल होंगे या आर और एफ एंटी पैरेलल होंगे। और अगर टॉर्क जीरो, उसको कहने का एक तरीका और भी होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, टाइम के साथ साथ बदल नहीं रहा है। क्या तो आ गया समझ में यार? पक्का समझ में आ गए? इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भैया अच्छा टॉर्क के बारे में एक आखिरी बात और बतानी थी। अगर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हो, या जैसे इंटरनल फोर्स होते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगा इनका वो जीरो आएगा, क्योंकि आर क्रॉस एफ इधर को, इसका आर क्रॉस एफ ऊपर को, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड एफ इंटू आर परपेंडिकुलर दोनों के लिए सेम है। एक्शन रिएक्शन पेयर का टॉर्क जीरो होता है, एसर्शन। एक्शन रिएक्शन पेयर का टॉर्क जीरो होता है, एसर्शन। रीजन न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्यों? जो इक्वल होते हैं वो एक्शन रिएक्शन पेयर अपोजिट होते हैं और सेम लाइन के अलोंग होते हैं। अगर वो सेम लाइन के अलोंग ना होते, एक ऐसे होता है एक ऐसे होता, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग अलग हो जाता, तो भी नहीं हो सकता। तो एक्शन रिएक्शन पेयर का टॉर्क जीरो क्यों होता है? क्योंकि जो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं वो इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं, सेम लाइन के अलोंग होते हैं। वो इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं और सेम लाइन के अलोंग होते हैं। क्या तो आ गया समझ में यार? तो अगर दो फोर्सेस हैं जो इक्वल हैं, अपोजिट हैं, सेम लाइन के अलोंग हैं, तो उनका टॉर्क क्या होगा? जीरो। क्या होगा यार? आवाज बढ़िया नहीं आ रही यार, ऐसा मेरे को लग रहा है, आप लोगों को भी लग रहा है क्या? बढ़िया आ रही है? चलो ठीक है फिर, अब बेटर हो गई शायद। चलिए, तो ये हो गई बेटा टॉर्क की कहानी, और छोटी छोटी सी एंगुलर मोमेंटम की कहानी भी बता दी मैंने आपको। अब एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखते हैं? एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी या आर क्रॉस एम बी। आर क्रॉस एम बी बेटा ये वो टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम जिसपे जेई एडवांस तक में ऐसे क्वेश्चन है जो सीधा मेंस में आ सकते। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं सारे के सारे, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही घटिया लेवल के एडवांस तक में पूछे गए। तो आर क्रॉस एम बी, ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस एम बी, इसको बेटा लिखने का तरीका क्या होगा? ये आर वेक्टर है और ये पॉइंट है, इसका मोमेंटम बेटा पी है। कितना मोमेंटम है बेटा? पी है। चारू चौधरी रिवाइज किया था घर जाके कल? सच कह रही हूं? तो आर क्रॉस पी क्या हो जाएगा बेटा? या तो आप कह सकते हो आर इंटू पी इंटू साइन थीटा, तो ये बन क्या जाएगा? पी साइन थीटा, मतलब पी परपेंडिकुलर आर। या आप कह सकते हो आर साइन थीटा, मतलब आर परपेंडिकुलर और पी। तो लिखने का तरीका क्या होगा? आर इंटू पी परपेंडिकुलर या आर परपेंडिकुलर पी, आर इंटू पी परपेंडिकुलर या आर परपेंडिकुलर पी। तो एंगुलर मोमेंटम को लिखने का तरीका क्या होगा? आर इंटू पी परपेंडिकुलर या आर परपेंडिकुलर पी। बेटा कह दो आगे यार। अच्छा अब बेटा क्वेश्चन देखो कैसे कैसे, मतलब यहां पर एक ही क्वेश्चन आ रखा है 3 बार अलग अलग लैंग्वेज में, ऐसे घूम रहा है। यहां पर टेबल से नीचे कोई खींच रहा है इसको और इसका रेडियस को कम कर रहा है। ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, भले ये 2015 में आया है। आप के अगर बहुत बड़ा कोई घर पे हो, चाचा वाचा जैसे तैयारी करिए ना, उनका अगर स्टडी मटेरियल उठाओगे तो पहला एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन यही होगा।
तो हमारे टाइम से यही क्वेश्चन चल रहा है, पहला क्वेश्चन। अब बेटा यहां पर क्या होगा, एक mg आएगा, एक नॉर्मल आएगा, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, सेम लाइन के अलॉन्ग होंगे, उनका टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। और टेंशन हमेशा कहां से पास कर रही है, सेंटर से। अर्शदीप बेटा समझ में आता जा रहा है, पक्का आज आता जा रहा है बेटा, साथ में ना लिख लेना, उससे क्या होगा ना, अगर आप सुंदर मत कोशिश करना, बस लिख लो आप, तो दिमाग भटकेगा नहीं। सुनते जाओ, लिखते जाओ, अपने सेंसेस सारे कनेक्टेड रखो। तो बेटा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि टॉर्क जीरो हमेशा यहीं से फोर्स पास कर रहा है। तो एम वी इंटू आर, और बाद में क्या हो जाएगा, एम वी डैश इंटू आर बाई टू। तो वी डैश क्या आ जाएगा, टू वी, वी डैश क्या आ जाएगा, टू वी। बहुत ही शानदार तरीके से हमने स्पीड निकाल दी। अबे कह दो आ गया यार। अच्छा, अब डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कई बार पूछ लेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में तो बेटा हमको खाली और खाली दो बातें करनी है बेटा। या तो बेटा मतलब उसमें बेसिक बात एक ही है, आर क्रॉस एम बी का डायरेक्शन निकालना है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो बेटा ये तो पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, ये पहला क्रॉस दूसरा, नहीं तो पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, ये पहला क्रॉस दूसरा। जो आपको मेथड पसंद है आप यूज कर लें। अगर मान लो जैसे कोई कहते हैं ये पार्टिकल घूम रहा है, अब एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट बताओ किधर को आएगा, अबे आर इधर को है, एम बी इधर को है, तो आर क्रॉस एम बी ऊपर। और अगर एम बी अगर ऐसे घूम रहा होता तो आर क्रॉस एम बी नीचे। समझ में आ गया, मतलब ये एक्सियल वेक्टर है। एंगुलर मोमेंटम कैसा वेक्टर है, एक्सियल, एक्सिस के अलोंग लगता है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अलोंग लगता है। अच्छा ये भी शॉर्ट नोट्स के लिए पॉइंट नहीं, बस खाली डायरेक्शन के लिए ठीक है बस। हाँ, उमाशंकर त्रिपाठी यूएसटी आगे। बेटा ऐसे टीचर को जवाब नहीं देते, बैड मैनर्स। मतलब अगर आपको ठीक लग रहा है तो मतलब नो प्रॉब्लम, गलत। चलिए आइए देखिए। तो बेटा यहां पर बेटा क्या है, बात सुने ध्यान से। अगर मान लो कोई कहता है ये अब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, अब कोई कहता है एक पॉइंट है सी और एक पॉइंट है ये पी, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। कोई कहता है बताओ एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा। बेटा यहां पर अगर जो पार्टिकल है तो यहां पे अब अंदर को जा रहा है, वेलोसिटी तो अंदर को हो गई, और यहां पे वेलोसिटी किधर को आ गई, बाहर। सी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम किधर को, आर क्रॉस एम बी ऊपर, आर और एम बी बाहर को, आर क्रॉस एम बी ऊपर। समझ में आ गया। तो सी के अबाउट डायरेक्शन क्या रहा है, ऊपर। पी के अबाउट आर और एम बी अंदर, आर इधर को, एम बी अंदर को, ऐसे। नहीं है समझ, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, पहला क्रॉस दूसरा, नहीं तो आप आर क्रॉस एम बी, मतलब मेरे हिसाब से आपको जैसे पसंद है। और बेटा ये तो ना रटा हुआ बेटा केस है। ये डायरेक्शन हो गया एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी का, और ये हो गया एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी। ये बेटा अगर क्वेश्चन याद नहीं है तो हम तैयारी नहीं कर रहे हैं नीट, इसका आंसर भी याद होना चाहिए। और अगर मान लो उल्टा घूम रहा होता ऐसे, कि यहां पर वेलोसिटी बाहर को होती, तो अब क्या आता है, आर क्रॉस एम बी बेटा, आर इधर को, अगर सी के अबाउट लिखना है तो आर इधर को, एम बी बाहर को, आर क्रॉस एम बी नीचे। और इसके अबाउट पी के अबाउट क्या आता बेटा, आर इधर को, एम बी बाहर को, आर क्रॉस एम बी नीचे। बस आर और एम बी दोनों से परपेंडिकुलर। कह दो आ गया। शोएब अली का है, शोएब अली कल नहीं आए थे, क्यों, शादी में गए थे, किसकी, तुम्हारी तो नहीं हो पाएगी। पढ़ाई कर ले कम बखत,
इसका फोन नंबर है अंशिका का, मिलाओ, गाली दे इसको भी जरा। हाँ भैया ये देखिए, चलिए ये हो गया बेटा एक। इसके बाद बेटा क्वेश्चन आ रहे हैं इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम बेटा अब मतलब क्या है, एक बॉडी है जो कि इक्विलिब्रियम है। अच्छा इससे पहले एक वो क्वेश्चन था, मैंने आपको कल बता ही दिया था, सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोइंसाइड करेगा, ये बात सही है नहीं? उठा लिया। हेलो बेटा अंशिका, अंशिका हेलो, कहाँ पे हो बेटा, कहाँ पे हो अंशिका? अबे हेलो हेलो करी जा रही, कहाँ पे है? आए क्यों नहीं हो? तबीयत खराब है तो इन्फॉर्म करना चाहिए ना, मारेंगे तेरे को घर पे आके। क्या हुआ है? चलो ध्यान रखो फिर, और मेरे को बताना है जब ठीक हो जाओगे तो। हाँ मैसेज करते रहो लगातार। ओके बेटा। हाँ भैया ये देखिए, यार बता के छुट्टी करें यार, ये ना इनडिसिप्लिन सा लगता है, बिना बताए छुट्टी करते हो यार आप लोग यार। ऐसे लगता है जैसे बर्थडे पार्टी नहीं है, चलो फोन करके पूछे भैया आया नहीं है यार, क्या हो गया यार, नाराज है क्या यार? हाँ ये देखिए, अच्छा इसके बाद बेटा क्या चल रहा था इंग्लिश में? हाँ ये सेंटर ऑफ मास क्या हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोइंसाइड करेगा? पिंकी पुत्र बताओ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा करेगा, स्फेयर का तो करेगा क्योंकि स्फेयर बहुत बड़े साइज का भी नहीं है, ठीक है। अब सेंटर, अगर मान लो कोई कहता कि भैया अगर बहुत बड़ा कोई मतलब कुतुब मीनार से लंबी कोई चीज है तो फिर क्या होगा बेटा, नीचे बेटा जी ज्यादा होगा, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे को आ जाए। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज दैट पॉइंट एट विच टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑफ द बॉडी इज जीरो। अब देखो बेटा, अगर मैं कहूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क निकालना होता है, अफान हाँ देख ले, डांगी को देख ले, शादी करा देंगे तेरी हम इससे। दो तरीकों के दंगे से बचना पड़ेगा, एक हिंदू मुसलमान दंगे होंगे, दूसरा लड़कों लड़कों की शादी भी अलाउड नहीं है बेटा। है भी तो भाई, मतलब लोग मानने को तैयार नहीं। मेरे को पता नहीं है नहीं, मैं तो इंटरेस्टेड भी नहीं। हाँ ये देखिए भाई, अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो, हेलो मैं बेटा आपसे बात करता हूँ अरुण। हाँ तुम डांगी को देखते रहो बेटा, अबे उससे बाहर निकल के बैठ, आगे आके बैठ। डांगी तुम यार, तुम वहां से उठ जाओ यार, तुम यार बातें बहुत करते हो यार। हाँ ये नहीं, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज दैट पॉइंट एट विच टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क इज जीरो। बेटा देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क कब निकालना पड़ता है, रोटेशन में, छोटी छोटी बॉडीज होती हैं, और वहां पर सच में ऐसा ही होता है बेटा, जो सेंटर ऑफ मास होता है उसी के अबाउट बैलेंस हो जाती है बॉडी, यही तो सिखाते हैं बेटा। अब ये एक्चुअली में सही नहीं, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है, पर इतना बहुत चलेगा, यही बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे जिसको मार्क किया जा सकता है। कह रहे कपल जो है क्या वो बोथ ट्रांसलेशनल रोटेशनल प्रोड्यूस करेगा? नहीं नहीं बेटा, कपल जो है खाली रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन का मतलब क्या होता है कि जो हमने एफर्ट लगाई है उससे हम उससे ज्यादा लोड उठा पा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन बेटा, एक और 15वां क्वेश्चन आ रहा है जो भी फिर इसी पॉइंट पे है। सेंटर ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट एट विच वेट ऑफ बॉडी एक्ट्स। यस, सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अर्थ इज अज्यूम्ड टू हैव इनफाइनाइटली लार्ज रेडियस। अगर इनफाइनाइट रेडियस है तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट रेडियस में जी बदलेगा ही नहीं, क्योंकि एच की वैल्यू अगर आर के कंपैरिजन में होती तो जी बदलता है। तो if to evaluate gravitational field at any point to any body at any external point, the entire mass of the body can be considered to be concentrated at the center of gravity। यार ये तो बिल्कुल गलत बात है, बता चुका था ना मैं आपको। ऐसा थोड़ी ना मानते हैं कि भैया ये अगर रॉड है तो सारा का सारा मास यहां मान लो, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लो, ऐसे करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्स ऑफ रोटेशन का, ये भी गलत बात है। ये तो मैंने बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन नॉट बी अप्लाइड टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, कैन नॉट बी अप्लाइड टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ये डेफिनेशन गलत है।
जहां सारा का सारा मास है, अगर ये रॉड घूम रही है तो अब इसका मोमेंटम लिखना है, तो m इंटू ओमेगा एल बाई टू, यहां से बिल्कुल सही आएगा, मोमेंटम सही आएगा, क्योंकि टोटल मोमेंटम इज टोटल मास इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। पंखे का निकालना है मोमेंटम, बिल्कुल सही आएगा। ये तीन ब्लेड्स हैं, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, वेक्टर सम करोगे जीरो आएगा, और टोटल मास 3m सेंटर ऑफ मास पे रख दो इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं है, जीरो, बिल्कुल सही है। पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ 3m इंटू जीरो स्क्वायर करो, गलत आ जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं लगा सकते। कहां पे लगाते हैं? जहां पे लीनियर फंक्शंस होते हैं, जहां पे मोमेंटम के लिए निकाल लगा सकते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी के लिए लगा सकते हैं, ठीक है, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी के लिए निकाल लगा सकते हैं। चलिए अब बेटा देखो, मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से। यहां पर बेटा मेरे से कहा गया है, अब इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। ये एक रॉड है, लटक रखी है, ये एक एंड पॉइंट से और एक L बाय 4 डिस्टेंस से। अगर कोई मेरे से कहेगा भैया टेंशन T1 T2 बता दो कितनी, सबसे पहली बात T1 कम होगी और T2 ज्यादा होगी। जितना सेंटर ऑफ मास के पास होगा, R कम हो गया तो F ज्यादा होगा, क्योंकि इसके वो टॉर्क जीरो है, तो T2 जो आएगा वो बढ़ाएगा। अब T1 प्लस T2 एक तो mg के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा? mg के बराबर। अब इसके बोर्ड टॉर्क लिख दो, कल इसके बोर्ड लिख के दिखा था, T1 इंटू 3L बाय 4 बराबर mg इंटू एल बाय 4। कह दो आ गया बेटा समझ में। यहां से बेटा बड़े ही आराम से आप बेटा क्या निकाल पाएंगे? T1 निकाल पाएंगे mg बाय 3। क्या निकाल पाएंगे? mg बाय 3। जूही मैथी बेटा समझ में आ गया? उमा शंकर बेटा समझ में आ गया? हेलो, ये गधियां जो हैं, हाँ भाविका बेटा समझ में आ रहा है? सुकृति बेटा समझ में आ रहा है? भाविका आपकी पोल खोले क्लास में, थोड़ी सी खोल देते हैं ना। इसने मेरे को मतलब बताया कि व्हाट इज 94 माइनस 93। हाँ ये देखिए, अच्छा अच्छा बस इधर मन लगाएं। सुकृति बता दें क्या सबको 94 माइनस 93 क्या होता है? भाई सब एक से बढ़कर एक जमूरे आ रखे हैं यहाँ पे। ये कौन से स्कूल के? अगली बार से वहां के बच्चे नहीं लेंगे। सरस्वती। हाँ ये देखिए, अच्छा मेरे प्यारे सड़ियल टट्टूज एंड टीज, बेटा देखो मेरी बात सुन लो ध्यान से। ये हो गया एक क्वेश्चन। अच्छा अगर मान लो ऐसा आ जाए कि भैया ये एक रॉड है, कह रहे मान लो ये स्मूथ है, मान लो ये एंगल 53 डिग्री है, थोड़ा साफ नहीं लिख रहा हूं यार, मैं क्यों लिखूं साफ, 10 मीटर की है, 10 किलोग्राम की है। कह रहे हैं बताओ नॉर्मल यहां से कितना आएगा, यहां से नॉर्मल कितना आएगा, और यहां से फ्रिक्शन कितना आएगा। सबसे पहली बात, फ्रिक्शन और N1 बराबर होंगे, क्योंकि लेफ्ट और राइट में यही दो फोर्सेस हैं, और N2 तो पक्का mg के बराबर ही होगा। mg कितना है? 100, 10 kg है तो 100 न्यूटन हो गया। तो खाली अब ये फ्रिक्शन या N1 एक चीज निकालने को बाकी, इसके बाद टॉर्क ले लो। 100 इंटू 3, यार ये समझते हो ना बेटा, 10 के दो कंपोनेंट होते थे, 6 और 8, बड़ा वाला 8 होता था, छोटा वाला 6 होता था। अरे यार मैं नहीं बात कर, 10 cos 53 6 आ जाएगा, 10 sin 53 8 आ जाएगा, कह दो आ गया। तो 100 इंटू 3 और N1 इंटू 8 के बराबर कर दो, खत्म। यहां से बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल लेंगे N1, क्या निकाल लेंगे, और वही फ्रिक्शन है बेटा, कह दो समझ में आ गया। सो सो आ गया। घर वाला नाम ही ऐसे रखे दोनों भाइयों के, पहला भाई पढ़ता उसका नाम भी सुसु पड़ा क्लास में, और भाई सु। यार आप नए नए आ गए ना, उनको बेइज्जती महसूस होती क्लास में यार, पहले वालों के सामने उनको लगता है कि चलो नॉर्मल हो गया अब कोई बात। मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है बोलने में। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है? चोट लगती है? हाँ हाँ भाई बीड़ी सब बढ़िया।
चलिए आइए देखिए। अच्छा हेलो भाई, इतना हो गया, ड्रामा हो गया इतना, ये क्या क्या बता दी बेटा मैंने, बताओ जरा कहां तो गए। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन कर लोगे अब? ऐसा कोई है जो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन नहीं कर पाएगा? गधी विबल ओमी कर लोगी ना यार। ये 14th क्वेश्चन बेकार है, जो ऐसा मैंने कराया वैसा ही है, वैल्यू चेंज हो गया। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बातें आ रही हैं। आइए मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बातें बता देता हूं आपको। सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद हो गए थे? रॉड का एंड के अबाउट बताओ क्या होता है? ml स्क्वायर बाय 3। सेंटर के अबाउट ml स्क्वायर बाय 12। बेटा डिस्क का एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर बाय 2। रिंग का mr स्क्वायर। हॉलो हेमिस्फेयर और हॉलो स्फेयर 2 बाय 3 mr स्क्वायर। सॉलिड स्फेयर 2 बाय 5 mr स्क्वायर। कह दो आ गया। ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल है क्या? ये देखो एक रॉड का था ml स्क्वायर बाय 3, मास को एक्सिस के अलोंग फैला दिया, क्या मास का डिस्टेंस एक्सिस से चेंज हुआ? ये जो मास था इतनी जगह पे आ गया। तो अगर मास का डिस्टेंस एक्सिस से बदला नहीं, मतलब अगर मैं मास को स्प्रेड कर दूं अलोंग दी एक्सिस, है ना, सच दैट कि डिस्टेंस एक्सिस से बदले नहीं, तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है? वही का वही, ml स्क्वायर बाय 3। क्या रहेगा? ml स्क्वायर बाय 3। दोस्त नीचे क्या रख के बैठे हो? हाँ तो ऊपर रखो ना यार, ऐसे लगता है नीचे बैठ के चैटिंग कर रहे हैं। हाँ ml स्क्वायर बाय 3। अरे बोलो आ गया नहीं आ गया यार? अच्छा इसके अबाउट क्या है बेटा बताओ जरा? mb स्क्वायर बाय 3। क्यों? एक रॉड का mb स्क्वायर बाय 3 मास को फैला दिया, mb स्क्वायर बाय 3। इसके अबाउट ml स्क्वायर बाय 3, इसके अबाउट mb स्क्वायर बाय 3, इसके अबाउट ml स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 3। बेटा iz इक्वल टू ix प्लस iy, iz इक्वल टू ix प्लस, कह दो आ गया यार निकर। और बताओ क्या बताना है इंग्लिश में? हो गया ये? अच्छा अगर मान लो ये स्क्वायर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्जी बताओ, बाकी आप बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्जी क्या होगा? स्क्वायर है, एल लेंथ, एल साइड लेंथ और एम मास है, ml स्क्वायर बाय 6 नहीं बेटा 12। ये आपको लग रहा है ये सारे 6 तो यहां पे भी 6 बताने, नहीं ऐसा नहीं है। ml स्क्वायर बाय 12। एक रॉड का क्या होगा? ml स्क्वायर बाय 12। रॉड के मास को फैला दो, बन गया स्क्वायर, क्या बनेगा? ml स्क्वायर बाय 12। इसके अबाउट ml स्क्वायर बाय 12, इसके अबाउट ml स्क्वायर बाय 12, इसके अबाउट ml स्क्वायर बाय 6। कह दो आ गया पक्का गया। ये मेथी दाने की कसम खाओ। हाँ जुई मेथी समझ में आ गया? अच्छा बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, जुई मेथी अगर इसके अबाउट है ml स्क्वायर बाय 12, इसके अबाउट ml स्क्वायर बाय 12, इसके अबाउट जो आएगा ना बेटा वही इसके अबाउट आएगा। आई सिमेट्रिक है, इसके अबाउट ml स्क्वायर बाय 2i ml स्क्वायर बाय 6। हर एक एंगल पे जो आएगा वो ml स्क्वायर बाय 12 ही आएगा। जो सेंटर से पास करेगी लाइन उसके अबाउट ml स्क्वायर बाय 12। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही खत्म क्वेश्चन आ रखे भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, यार कर लोगे ना? लेकिन इधर देख, इधर देख, चला मिटो ने बैठा हुआ है, वो गिर गया। जब समझा रहा हो तो बोर्ड पे देखना। अच्छा हेलो हेलो, अच्छा ऐसा करो 10 सेकंड का ब्रेक है, बातें कर लो। हो गए बस, अब शांत हो। अच्छा बेटा देखो मैंने आपको मोमेंट ऑफ एनर्जी हर एक चीज का बता दिया। हेलो गोबर 10 सेकंड हो गए, छक्का कहीं का। अच्छा बेटा ये, अच्छा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दो है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किसके लिए लगती है? लेमिनार बॉडी के लिए, 2D बॉडी के लिए। आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड। दो आई एक्स, एक्स और वाई एक्सिस के हैं, दो एक्सिस हैं जो बॉडी के प्लेन में है और परपेंडिकुलर है, और आई जेड है उन दोनों से परपेंडिकुलर एक्सिस, और जो उनके इंटरसेक्शन से पास कर। और जो जो बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, आई डी इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, वो 2D 3D हर बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। क्या दो आगे? अब बेटा मान लो कि ये सॉलिड स्फीयर है, ठाए ठाए और ठाए, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या है?
थ्री टाइम्स 2/5 mr², क्योंकि 2/5 mr² इसका 2/5, और इसके लिए mr² दो बार और ले लो भाई, इंटेलिजेंट। हाँ, तो ये हो गया बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे टुच्चे क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, अब इसके बाद बेटा कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे मान लो ये है, हेलो मेरे दोस्त चैंपियन, ये कह रहे हैं दो तरीके क्वेश्चन मिले, कह देंगे हमने r/2 रेडियस का एक वो रिमूव कर दिया स्फीयर, पहले पूरे का निकालेंगे फिर उसका हटा देंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा। अगर मान लो इसका मास m है, कोई कहते हैं रिमेनिंग का मास m है या इनिशियल मास m है, तो अगर इसका मास अगर m है बचे हुए का, सुन लो ध्यान से, पूरे की वॉल्यूम 4/3 πr³, इसकी वॉल्यूम v/8, बचे की वॉल्यूम 7v/8, तो 7v/8 का अगर मास m है तो v/8 का क्या हो जाएगा m/7, तो टोटल मास क्या हो गया 8m/7, 2/5 mr², ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या आ गया पूरे का, माइनस 2/5 mr², ये क्या आ गया छोटू का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सब्ट्रैक्ट कर, क्या तो आ गया समझ में, नहीं आया। अच्छा, लेकिन अगर मान लो कोई कहता कि भैया पूरे का मास m था, उसमें से ये उड़ा दिया, तो और आसान हो गया, पूरे का मास m था उसमें से ये उड़ा दिया, अब ये बचा, तो उसको वापस ले आओ, जिसको उठा के फेंकते हम तो पहले उसको क्या करते हैं वापस ले आके अंदर लगा देते हैं, ठीक है। तो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2/5 mr²। अब जिसको उड़ा के फेंक दिया, इसका क्या होगा एज के अबाउट, बेटा स्फीयर का एज के अबाउट कहते हैं 7/5 mr², 2/5 mr² प्लस mr², तो 7/5, और अगर पूरे का मास m है तो इसका क्या हो जाएगा r/2 रेडियस का है, वॉल्यूम 1/8 हो गई, तो मास भी 1/8 हो गया, 7/5 m/8 r/2²। यार ये सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा आंसर, कह दो आगे। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, लिख लो जो लिखना, 30 सेकेंड। यार ऐसा नहीं करो ना कि सुनो नहीं साथ, ये पन्ने फाड़ के गिना मत करो, गिनने मत लग जाएगा, ही लव्स मी नॉट। हाँ ये देखिए, और मेरे दोस्त मंडल, चलिए, हाँ भाई, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट आता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, कितना आता है IC, क्या आता है, जितना सेंटर ऑफ मास से दूर जाओगे उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। और दो अगर मासेस हैं m1 m2, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 L², m1 m2 के बीच का दूरी अगर L है, कितना है L, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, अच्छा मैं निकलवाऊं या रहने दूं यार, खाली कैलकुलेशन करवाओगे यार। यार अभी मैं रिवाइज करा रहा हूं, मैं डिराइव नहीं करूंगा यार, करूं डिराइव क्या, वैसे मैं भूल गया, मेरे को अब अगले साल ही याद आएगा। हाँ ये देखिए, बाकी सारे क्वेश्चन इसी पे ही है, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। चलिए, अच्छा अब काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाती है रिजिड बॉडी की जो रोटेट कर रही है, आइए देखिए, ½ I⍵², कैसे लिखी जाती है, आई किसके अबाउट होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, किसके अबाउट होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, गधो सेंटर ऑफ मास के अबाउट।
ये सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसके अबाउट घूम रही है बॉडी। इस ये क्या है बेटा, हर एक पार्टिकल क्या है बेटा, सर्कुलर मोशन में। सबका मालिक एक है, यहाँ पे सबका सेंटर एक लाइन पे लाया कर रहा है, सबका सेंटर एक लाइन पे लाया कर रहा है। यार बड़ा बुलाना पड़ रहा है। अच्छा आप लोग लिख भी रहे हो साथ साथ में। सोहेल बेटा एक मिनट कॉपी लेके आके दिखाना मेरे को क्या लिख रहे हो। ना तो तुम कुछ लिख रहे हो और नीचे भी देख रहे हो। सर दर्द कर रहे तो तैयारी दोबारा करेगा क्या फिर? समझ में आ रहा है? तुम कहाँ लिख रहे हो? जाओ घर जाके सो जाओ आराम से। फिर क्या करोगे यहां बैठ के? ना तुम ऊपर देख रहे हो ना तुम लिख रहे हो। तुमने तो निकलना ही है। और 700 से कम नंबर लेके ना फिर तेरे को बताता हूं। क्या लिख रही हो? भैंस लिख भी लियो। तुम लिख रहे हो? हाँ ये देखिए भाई, देखो यार अपने हिसाब से देख लो यार, मतलब अपने तो यहीं पे, अपने तो अगले साल भी तैयारी करा रहे होंगे। ज्वाइन करो आगे, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। भाई ये जो भी कल आया है ना, अगर आपको ये दिख रहा हो, ओम सिंह, इसका भाई यहीं पढ़ रहा है। जब घर पहुंचा था तब भी कोविड पॉजिटिव था, कोविड पॉजिटिव में पेपर दी, कोविड पॉजिटिव में एक एक क्लास अटेंड करी है। अब जो भी कहो, हमारा भी गधा बना था जो भी था, लेकिन हम लोगों ने करा यही सब कुछ था। भाई ये पूरी मेहनत कर करके बच्चे निकले हैं, जिनका नाम सुन सुन के आप इतनी दूर दूर से आ गए जक मारने। आप भी भैया मेहनत करोगे तो ही निकलोगे यार। ऐसा थोड़ा ना कि जीशान निकल गया था तो अयान अफान के भी उतने नंबर आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो सोहेल साहिल एम जोधपुर में है। तुम भी कुछ तो करो यार। नालायक बन जाओ बिल्कुल। हाँ ये देखिए, हाँ भावेश काम डन हो जाएगा। पेपर कैसा आता है? टुच्चा। अगर ये बात दिमाग में नहीं घुसेगी ना तब फंसोगे वहां जाके पेपर में। हाफ डी एम वी स्क्वायर। अब वी क्या होगा बेटा, हर एक पार्टिकल की स्पीड अलग अलग है। हाफ एम वी स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हर एक की स्पीड अलग अलग है। ना ही सेंटर ऑफ मास पे सारा का सारा मास मान सकता हूं। काइनेटिक एनर्जी के लिए सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। हाँ ना बोलो भाई। हाफ डी एम वी स्क्वायर, वी क्या हो जाएगा, आर ओमेगा। हाफ डी एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आ गया समझ में नहीं आ गया? तो डीएम आर स्क्वायर का समेशन क्या जाएगा, आई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये कहां से लिया आर डिस्टेंस, एक्सिस से। कहां से लिया है? तो बेटा काइनेटिक एनर्जी में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी। आई किस एक्सिस के अबाउट होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। किसके अबाउट होता है? और जब बॉडी रोल करती है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास करती है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पॉइंट है जो पॉइंट रुके होते हैं। तो बेटा ये कौन सा पॉइंट है जो रुका हुआ है, ये जो जहां से बॉडी कॉन्टैक्ट में, उसके अबाउट बॉडी घूम रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जब रोल करती है बॉडी तो बेटा किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही होती है, बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट। तो अगर इस रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखनी होगी तो आई किस एक्सिस के अबाउट लोगे, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा ग्राउंड से, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा ग्राउंड से। क्या तो आ गया समझ में यार? अब इस पे क्वेश्चन दे रखा है वो मैं नहीं करा, बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है। कह रहे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ। एक डिस्क है घूम रही है और एक हॉलो स्फीयर है घूम रहा है। डिस्क की जो एंगुलर वेलोसिटी है डबल है, मैं नहीं करा रहा यार।
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एक का ओमेगा 2 ओमेगा, आई दोनों का आपको मालूम होता है, डिस्क का होता है mr स्क्वायर बाय 2 और होलोस्फीयर का होता है 2/3 mr स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन तो कर ही लोगे। आइए देखिए अब। अच्छा, जो वर्क डन आता है बेटा वो क्या आता है बेटा, अगर टॉर्क वगैरह के केस में अगर वर्क डन, अगर टॉर्क दिया हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, तो वर्क डन कैसे लिखते हैं मालूम है? टाउ थीटा। कैसे? ये एफ लगा, ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हुई आर डी थीटा। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? आर डी थीटा। तो वर्क डन क्या है? एफ आर डी थीटा। एफ आर क्या हो गया? टॉर्क। टाउ डी थीटा, ये छोटा सा वर्क डन आता है। पावर क्या हो जाएगी? टाउ ओमेगा डी डब्ल्यू बाई डी टी, ये हो जाएगी पावर और ये हो गया वर्क डन। अगर टॉर्क और ओमेगा दे रखे हो, टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दी, तो वर्क डन लिख लोगे टाउ थीटा। क्या हो जाएगा बेटा? टाउ थीटा। क्या तो आ गया समझ में यार? वर्क डन क्या आ जाएगा? टाउ थीटा। अगर टॉर्क दी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दी, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? टाउ थीटा। और पावर क्या हो जाएगी? डी डब्ल्यू बाई डी टी। ये डी डब्ल्यू छोटा सा वर्क डन, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी आ जाएगी पावर, टाउ डी थीटा बाई डी टी, टाउ ओमेगा। क्या आ जाएगी? टाउ ओमेगा। बेटा कह दो समझ में आ गया? हाँ, हिंज फोर्स काम की बात नहीं है यार। जेई की तैयारी करते हो जरूर कहता काम की बात। अच्छा ये हो गया, बता दे रहा हूं लेकिन। तो ये हो गया बेटा वर्क डन कैसे लिखेंगे। अच्छा इसके बाद बेटा टॉर्क होता कितना है बेटा, अगर मान लो किसी बॉडी पे टॉर्क लगेगा तो ये तो पक्का है कि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर आप टॉर्क लगा रहे हो तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। किस रेट से बढ़ेगी आइए देखते हैं। तो बेटा ये छोटा सा पार्टिकल है, इस पे जो फोर्स लग रहे होंगे दो, एक टेंजेंशियल होगा और एक रेडियल होगा। टॉर्क किसका आएगा? रेडियल फोर्स का, टेंजेंशियल फोर्स का? टेंजेंशियल का आएगा। तो डी एफ टेंजेंशियल इंटू आर, ये हो गया टॉर्क डी टाउ। इसका समेशन कर दो, आ जाएगा टोटल टॉर्क। तो टोटल टॉर्क कितना आ जाएगा? डी एफ टेंजेंशियल डी एम इंटू ए टेंजेंशियल, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या था? आर एल्फा। एक आर ये और था, डी एम आर स्क्वायर का समेशन क्या था? आई आई एल्फा। तो टाउ होता है आई एल्फा। टाउ क्या होता है? टाउ इक्वल टू आई एल्फा। टाउ इक्वल टू आई एल्फा। हो गया? ये दो धागों से बंधा हुआ है, एक धागा काट दिया खट्ट से। कैसे काट दिया? बताना एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आएगा जस्ट आफ्टर द थ्रेड इज कट। इसकी टेंशन पता नहीं है पर एमजी तो पता है ना। और टाउ इक्वल टू आई एल्फा मैंने बताया था उस एक्सिस के अबाउट लगाते हैं जिस एक्सिस से अननोन फोर्स पास करते हैं। क्यों? ताकि उसका टॉर्क तो हो ही जीरो हो गया, काम खत्म हो गया उसका। तो एम जी इंटू एल बाई टू, एम जी इंटू एल बाई टू बराबर एम एल स्क्वायर बाय 3 एल्फा। खत्म। एल्फा क्या आ जाएगा? 3g/2l। सही कह रहा हूं? छाप लो। लिखोगे नहीं तो काम चलेगा नहीं। खाली बैठना है तो घर पे जाके। भैया देखो सिंपल सी बात है, तैयारी करोगे तो निकल जाओगे, दोबारा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तैयारी करोगे तो दोबारा तैयारी करोगे, साफ सीधी सी बात। हाँ भी सुरैया पुत्र। और भी अंशु कुमारी, तैयारी ठीक चल रही? हाँ गधे। लोकपाल आगे समझ में? मुश्ताक, दीपक, गधे आ गया। अच्छा अब कोई कहते बताओ टेंशन क्या होगी जस्ट आफ्टर दिस इज कट। देखो एक mg लग रहा है नीचे और एक t लग रहा है ऊपर। अच्छा इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का किधर को आएगा? क्या रेडियल आएगा? अब ये घूमना तो इसके अबाउट ही है।
क्या रेडियल आएगा या टेंजेंशियल आएगा? टेंजेंशियल, क्योंकि ओमेगा तो है ही नहीं, ओमेगा स्क्वायर आर कहां से आएगा? तो टेंजेंशियल आएगा। अब ऐसे ऐसे घूम के जाना तो टेंजेंशियल मतलब नीचे को। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन L बाई टू एल्फा। L बाई टू एल्फा कितना हो गया? L बाई टू, L गया 3G/4 आ गया। कितना आ गया? 3G/4। अब टोटल फोर्स क्या हो गया? mg माइनस टी। टोटल फोर्स इज टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बस यहां से आपके पास टी आ गया। कितना आ जाएगा? mg/4। टोटल फोर्स इज टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कहां से लिखा? आर अल्फा से। किससे लिखा? पनेरू सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, पक्की बात है। हो जाएगा ना? तैयारी बढ़िया चल रही है, पिछली बार से इंप्रूवमेंट है। दोस्त समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ भाई हो गया। अब ये कह रहे हैं भाई हिंज फोर्स पे कोई क्वेश्चन। देखो हिंज फोर्स पे दो तरीके क्वेश्चन होता है, या तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन चल रही होगी तो हिंज फोर्स बताना होगा, या बॉडी घूम फिर भी रही होगी तो बताना होगा। काम का नहीं है यार, बता देता हूं लेकिन चलो। कभी कभी बुक्स में तो दिए ही होते हैं क्वेश्चन। हाँ भाई, ये 10 मीटर की रॉड है 10 किलोग्राम की, ये धागे से बंधा हुआ है यहां पे। अब बेटा पूछा है कि ये एंगल मान लो 37 डिग्री है। अब 100 तो आ गया नीचे को, यहां से टेंशन आ गई। हिंज फोर्स एक्स डायरेक्शन में मान लो Fx आ गया और वाई डायरेक्शन में Fy आ गया। तो Fy तो 100 हो गया और Fx t के बराबर हो गया। इसके अबाउट टॉर्क जीरो कर दो, t इंटू 8 बराबर 100 इंटू 3, क्योंकि ये 6 होगा तो आधा क्या हो जाएगा? 3। सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे आएगा, तो यहां से आपके पास Fx Fy दोनों आ गए। Fx तो t के बराबर होगा और Fy कितना हो जाएगा? 100। ऐसा क्वेश्चन तो हिंज फोर्स पे आने की उम्मीद है। दूसरा बताऊंगा, मेरे को उसमें उम्मीद नहीं है। जो इक्वेशंस बताएंगे आपको यूज करनी आ जाएंगी बस। हाँ भाई, नहीं है दोस्त? लिख लिया? इक्विलिब्रियम का भी हो गया, हिंज फोर्स भी हो गया, देख लो यार। हिंज फोर्स बताते हो ऐसा लग रहा है मैं खाली ज्ञान दिखा दूंगा अपना। दीपक जल्दी से बताता हूं फिर, मतलब आपको समझ में आ गया तो आ गया, बाकी नहीं है तो फिर बाढ़ में जाओ। अगर कोई भी बॉडी, जैसे मान लो कोई भी शेप की बॉडी है, यहां से हिंज है ना, अब ये किसी टाइम पे मान लो इस कंडीशन आ गई कि सेंटर ऑफ मास यहां पे, आपको कहा जाएगा जब छोड़ी थी तो यहां से छोड़ी थी, है ना? ऐसे क्वेश्चन जेई में आते। तो वहां पर कह गए भाई सबसे पहले तो जहां पर वो पहुंची है वहां तक पहले आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ और आप ओमेगा निकाल लो। जो भी mgh वर्क को उसको हाई फाई ओमेगा स्क्वायर के बराबर करके आपने ओमेगा निकाल लिया, पहली चीज। दूसरा, जिस कंडीशन पे वहां पर मतलब आपने ओमेगा निकाल लिया और अल्फा भी निकाल लिया। कैसे अल्फा कैसे निकालोगे? टाउ इक्वल टू आई अल्फा से, mg इंटू जो भी r साइन थीटा बराबर आई अल्फा कर दोगे, है ना? और ये कैसे निकालोगे? वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो ये दोनों जब आपने काम कर ली, अब
हिंज फोर्स जब भी निकालना है तो एक सेंटर ऑफ मास के लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग कंपोनेंट मान लो और एक परपेंडिकुलर मान लो। तो एफ एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम जी के दो कंपोनेंट आएंगे, एफ एक्स माइनस एम जी कॉस थीटा। ये हो गया टोटल फोर्स। अब टोटल फोर्स क्या होता है, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर आर सी। जो इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा वो तो रेडियल हो गया। ये एक इक्वेशन बन गई, यहां से एफ एक्स आ गया। एफ वाई निकालना है तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ वाई, एम जी साइन थीटा minus Fy is equals to mass into acceleration in this direction of total force is total mass into acceleration of center of mass। इस डायरेक्शन में क्या आएगा, टेंजेंशियल। बेटा घूमना क्या सेंटर ऑफ मास ने, ऐसे इसके अबाउट घूमना, तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा वो क्या आएगा, आर एल्फा। एल्फा पता है, आर एल्फा पुट कर दिया, ओमेगा पता था, ओमेगा पुट किया, तभी एफ एक्स और एफ वाई आ पाएंगे। नीट में आएगा नहीं, ऐसे ही बस कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं नीट में, मैं भी हल्का सा बता देता हूं। आपको लिखने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं, बकवास है, उनको ही नहीं आएगा जो पेपर बना रहा है। और वैसे भी इतना लंबा क्या करेगा, पहले वर्क एनर्जी थ्योरम लगा, फिर टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगा, है ड्रामा इतना सारा कौन करवाएगा। अच्छा पर समझ में तो आ रहा होगा ना, समझ में आया थोड़ा सा है ना, नहीं ये इग्नोर करो। अच्छा कितने लोगों को ये समझ में आ पाए, ईमानदारी से हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 एक बच्चों को आ गया, बहुत। बेटा जेई का पेपर देना होता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा एक क्वेश्चन होता है जो हमको सिखाना ही पड़ता है। ये ना आना पाप लगेगा, मतलब मोहित को आता हो, उसको हमने सिखाया था, नहीं अब नहीं आता हो, अब तो वो इंजीनियरिंग कर रहा है भाई। हाँ ये देखिए, तो बेटा ये हो गई एक चीज। इसके बाद मैंने आपको सारी इक्वेशंस तो बताई दी बेटा, ये मैंने रोटेशन की। आइए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं एक एक करके, देख लें। ये थोड़ी देर के लिए कूलर को बंद करें यार, ये बंद कर दो बेटा। अच्छा आवाज आज अच्छी नहीं लग रही, पता नहीं, यार तो पंखों की आवाज भी अच्छी नहीं लग रही। हाँ ये देखिए, बड़े आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ बेटा आप इधर ही आ जाओ दोस्त तमन्ना, अपनी दमदार आवाज के साथ। आइए अब क्वेश्चन ही बता देता हूं, बाकी मतलब ऐसे अगर मैं बताने लगा तो ज्ञान निकलता चला जाएगा और फायदा नहीं होगा यार। जो जिस औकात पे काम करना है उस औकात की बातें कर लेते हैं। अच्छा एक लास्ट बात और बताता हूं, रेस की। किसकी, रेस की। रेस अगर होगी बेटा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो फर्स्ट कौन आएगा, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। सबको याद है सॉलिड स्फीयर, मेरे को भी याद। एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, कंपोनेंट लेने आते हैं आप लोगों, साइन, एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल, फ्रिक्शन। इसके बाद टॉर्क ले लो, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन मालूम नहीं। तो एम जी साइन थीटा इंटू आर, ये हो गया टॉर्क, बराबर एन प्लस वन एम आर स्क्वायर अल्फा। एन प्लस वन सेंटर ऑफ मास के अबाउट एन एम आर स्क्वायर मान लिया, तो इसके अबाउट क्या है, एन एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, एन प्लस वन एम आर स्क्वायर अल्फा। एम को काटेंगे, आर को काटेंगे, आर अल्फा को ए बनाएंगे, ए को निकालेंगे जी साइन थीटा बाय एन प्लस वन। तो ये हो गया रोल करता हुआ रहे विदाउट स्लिपिंग, यह है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाला केस, और जिसका एन ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम आएगा। तो जिसका एन ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम, साइज पे डिपेंडेंट नहीं है, मास पे डिपेंडेंट नहीं। तो क्वेश्चन में अगर आपको मास गिवन है, साइज गिवन है, वो सब बकवास करने के लिए गिवन है। फर्स्ट कौन आएगा, जिसका एन कम होगा, सॉलिड स्फीयर। लास्ट कौन आएगी, रिंग। लास्ट कौन आएगी,
अरे कह दो आ गया यार, कौशल प्रसाद बिस्मिल आ गया। अफान तुमको बड़ा मजा आ रहा है, आ गया कि भी डांगी को देख रहा है और खुश हो रहा है, कह रहा मैं उसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप में हूं। हाँ डांगी तू बातें मत करना, तेरी मैंने हड्डी तोड़ देनी। हाँ प्रतीक वाले आ गए। जी साइन थीटा बाय एन प्लस वन, जी साइन थीटा बाय, सुन लो, हाँ भी चल शेरू शुभ 23 से। अच्छा मैं कह रहा हूं 22 तक ना मैंने सब कुछ बता दिया, भरोसा है ना यार। अच्छा जिनके पास ना हो तो वो ऐसे से इधर उधर मत जाको, मैं बोर्ड पे बता दूंगा क्वेश्चन। A solid cylinder of mass 2 kg and radius 4 cm is rotating about its axis at the rate of 3 rpm. The torque required to stop it after 2 pi revolution is 2 किलोग्राम, रेडियस 4 सेंटीमीटर, और कह रहे हैं 3 आरपीएम पे घूम रहे, तो ओमेगा कितना हो गया, रेडियन पर सेकंड बताओ बेटा कितना हो गया। 3 रोटेशन पर मिनट हो रहे ना, तो 3 इंटू 2 पाई, 6 पाई रोटेशन, 6 पाई रेडियन पर मिनट हो गए। अब रेडियन पर सेकंड में आ गया, ये आ गया पाई बाय 10। अच्छा बताना क्या, टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 पाई रेवोल्यूशन, 2 पाई रेवोल्यूशन में। अब 2 पाई रेवोल्यूशन है तो एंगल कितना होगा, 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई, तो 2 पाई इंटू 2 पाई 4 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर क्या होगा बेटा 10, 40। अब देख लेना भाई अगर मतलब जिस फॉर्म में आंसर दिया हो, ठीक है। अब पूछा क्या है, टॉर्क कितना चाहिए इसको रोकने के लिए 2 पाई रेवोल्यूशन में, तो थीटा ही हो गया, टाउ थीटा तो वर्क करना है, जितनी काइनेटिक एनर्जी उतना ही नेगेटिव वर्क हो, तो टाउ थीटा इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा हो रहा, आई कितना क्या घूम रहा है, सॉलिड सिलेंडर, हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू टाउ थीटा। खाली एक ही इन्होंने मास गिवन है, रेडियस गिवन है, ओमेगा गिवन है, थीटा गिवन है, टाउ निकालना, करूँ कर लोगे, मैं करूं, कितने लोग चाहते हैं मैं सॉल्व करूं एंड तक कि मजा आ जाए, करूं नेक्स्ट। अच्छा रुकूं, बेटा देखो ओमेगा गिवन था, बस वो गिवन था आर, ओमेगा गिवन था आरपीएम में, तो रेडियन पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, अगर आरपीएम में है तो ये रोटेशन हो रहे हैं पर मिनट, तो अपॉन 60 कर लो, ये हो गए पर सेकंड जो रोटेशन हो रहे हैं इनटू 2 पाई, क्योंकि एक रोटेशन में कितना घूमेगा 2 पाई, कह दो आ गया। नेक्स्ट, 3 objects, A solid sphere, B a thin circular disc, and C a circular ring, each have same mass m and radius r. They all spin with the same angular speed omega about their own symmetry axis. The amount of work W required to bring them to rest would satisfy the relation. अबे सबका रेडियस मास बराबर है, किसको रोकने में ज्यादा ताकत लगी, सबका ओमेगा सेम है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, रिंग की, किसकी होगी, खत्म यार, कह दो आगे। अगला 25, A rope is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? अबे यार बिल्कुल बेकार है यार, ये ऐसे है, रोप को लपेट दिया, अब खींच रहे हैं, जो भी फोर्स है बताना है एंगुलर एक्सेलरेशन, एफ इंटू आर बराबर एम आर स्क्वायर एल्फा, हॉलो सिलेंडर है, एल्फा निकालना हो जाएगा। 15 बार और बताऊं या आ गया, आ गया। नेक्स्ट, A uniform circular disc of radius 50 centimeter is at rest, is free to turn about an axis which is perpendicular to its plane and passes through its center. It is subjected to a torque which produces a constant angular acceleration of 2 radian per second square. Its net acceleration in meter per second square at the end of 2 seconds is approximately. अब बेटा नेट एक्सेलरेशन किसका, किसका दिया ही नहीं, नेट एक्सेलरेशन पूछा किसका पता ही नहीं। चलिए आंसर के हिसाब से मेरे को पता है, इसका बताना है, कोई भी रिम पे जो एक पॉइंट होगा उसका बताना है,
गधोपने वाली बात है। अब अल्फा दे रखा है, क्या दे रखा है? अल्फा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगा आर अल्फा, और रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर आर। 2 सेकंड बाद इनिशियली रेस्ट पे है, 1 सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी अल्फा से बढ़ती है, टी टाइम में अल्फा टी से बढ़ेगी, तो अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर आर। तो आपको रेडियल भी पता लग गया, टेंजेंशियल भी पता लग गया, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ रेडियल, अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर से आपको क्या पता लग जाएगा? टोटल एक्सेलरेशन। ए आर क्या है? ओमेगा स्क्वायर आर, और ओमेगा क्या है? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट क्या है? 0। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? आर अल्फा। बेटा कह दो आगे यार, हाँ ना तो बोल दो इंग्लिश में। सॉल्व करूं पूरा या रहने दो? ऐसे चलेगा ना? 27 वो ये कह रहे हैं कि दो मासेस से बताओ किस पॉइंट के अबाउट घुमाए ताकि मिनिमम वर्क करना पड़े। अबे जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा उसी के अबाउट आपको काइनेटिक एनर्जी मिनिमम देनी पड़ेगी और मिनिमम वर्क करना पड़ेगा। कह दो आगे। नेक्स्ट 28। An automobile moves on a road with a speed of 54 km per hour. The radius of its wheel is 0.45 meter and the moment of inertia of the wheel about its axis of rotation is 3 kilogram meter square. If the vehicle is brought to rest in 15 seconds, the magnitude of average torque transmitted by its brake to the wheel is. ये गधेपने वाला क्वेश्चन है भैया। व्हीकल का मास है तो भूल ही गए भैया। रोकना है तो खाली और खाली पहिए के मास से, पहिए के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मतलब थोड़ी ना है ना। पर अब ये गरीब लोग हैं, इनको मतलब ही नहीं है दुनिया से कि भाई ऊपर गाड़ी है, गाड़ी में भाई जीव जंतु बैठे हुए हैं। तो बेटा क्वेश्चन ये है, ये पहिया है, ये घूम रहा है, इसको रोकना है, खत्म बात। और बाकी दिमाग नहीं लगाना है। 15 सेकंड में रोकना है। वेलोसिटी दे रखी 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब फिजिक्स मत लगाना, इक्वेशंस लगाओ। मतलब क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत बेवकूफी दे रखी है ना क्वेश्चन में। इन्होंने ये कह ही नहीं रखा है कि भाई ये मतलब बिल्कुल एब्सर्ड क्वेश्चन है। भैया मास जो गाड़ी का है उसको भी तो कंसिडर करो ना यार। खाली पहिया घूम रहा है उसको रोकने में ताकत कम लगेगी, और अगर पहिया गाड़ी में और गाड़ी चल रही है अब पहिए को रोकना है तो भैया जो गाड़ी में जीव जंतु हैं, गाड़ी का मास है, वो रोकने थोड़ी ना देगा आराम से, वो चल। चलिए, लेकिन 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 18 3 5 3 15, 15 मीटर पर सेकंड आ गई। v इक्वल टू आर ओमेगा से ओमेगा आ जाएगा। अब रोकना कितनी देर में? 15 सेकंड में। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। ओमेगा 0 हो गया, यहां से अल्फा आ जाएगा। टाउ इक्वल टू आई अल्फा से आप निकाल लेंगे टॉर्क कितना चाहिए बिना दिमाग के। बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। और सही क्वेश्चन आपकी औकात से बाहर का है। मैं बताऊंगा भी नहीं कि सही कैसा हुआ। आएगा ही नहीं ना, आफत बड़ी तगड़ी। आइए देखिए। हाँ नेक्स्ट, बड़े आगे। अगला 29। A solid cylinder of mass 50 kg and a radius 0.5 meter is free to rotate about the horizontal axis. A massless string is wound around the cylinder with one end. अबे भाई बेकार क्वेश्चन आ गया। पहले भी हॉलो सिलेंडर में कराया था, डिस्क है, अब ये घुमा रहे हैं फोर्स एफ से। एफ इंटू आर बराबर आई अल्फा। पहले अल्फा पूछा था, अब अल्फा दिया है, फोर्स पूछा है। अब अल्फा दिया है, फोर्स पूछा, हो जाएगा ना यार। आई बस पहले एम आर स्क्वायर अल्फा था, हॉलो सिलेंडर था, अब सॉलिड सिलेंडर तो एम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। कह दो आ गया, हो जाएगा। अरे ये जो अल्फा गिवन है रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर में, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के लिए क्या करो? इंटू 2 पाई कर लोगे। अगला क्वेश्चन 30 वाला मैंने अभी करा दिया था, दिख गया 3g/2l आंसर। अगले वाले में क्या रखे? थीटा दे रखा, बताओ टॉर्क 0 कब होगा? थीटा दे रखा 2t³ माइनस 6t स्क्वायर, 2t³ माइनस 6t स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी क्या आएगी? 6t स्क्वायर माइनस 12t। एंगुलर एक्सेलरेशन 12t माइनस 12। तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 कब होगा? जब t इक्वल टू 1 पे।
जब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा तभी टॉर्क जीरो होगा। पूछा था टॉर्क कब जीरो होगा, अबे जब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा। कह दो आ गया। कह रहे हैं एक ना स्फीयर है, उसका रेडियस बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लो कोई कह देंगे स्फीयर घूम रहा है, उसके नीचे आग लगा दी, फोर्स तो लगाया नहीं है, टॉर्क तो जीरो है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। कह रहे बताओ कौन सी क्वांटिटी कंजर्व रहेगी, एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद वाला क्वेश्चन आ रहा है कि भैया एक डिस्क घूम रही थी ओमेगा 1 से, दूसरी घूम रही थी ओमेगा 2 से, उसके ऊपर दूसरी बिठा दी, बताओ कितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस आएगा। हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर। और करने का तरीका क्या होगा, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा से पहले कॉमन एंगुलर वेलोसिटी निकाल लोगे, फिर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। और आंसर क्या आएगा, हाफ I1 I2 इंटू ओमेगा, हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर। आ गया समझ में यार? ऐसे क्वेश्चन तो सोच लेते हो ना यार खटाक से। कह रहे हैं दो बॉडीज हैं जिनकी ना काइनेटिक एनर्जीज जो है ना बेटा वो बराबर है, और एंगुलर मोमेंटम LA/LB है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया IBI है। हाफ I ओमेगा स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी, I से मल्टीप्लाई कर दो, I ओमेगा हो जाएगा L। ओ ये तो बताया नहीं मैंने। रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा मालूम है? मालूम है या बताऊं? कद्दू मालूम है। हाँ हेलो ऑफ वाइट, तुम परेशान हो गया बेटा? ये घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखोगे, DmVr। DmVr, V क्या हो जाएगा R ओमेगा, तो DmR स्क्वायर ओमेगा इंटीग्रेट कर दो I ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी का क्या होता है I ओमेगा, तो L स्क्वायर बाय I। अब कह रहे दोनों का बराबर है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो जिसका I ज्यादा होगा उसका L ज्यादा होगा। अबे जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा उसी का डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, तभी तो वैल्यू बराबर होगी। नहीं है समझ में? अगर मान लो ये है 4/6 और ऊपर आ रहा है 12, तो नीचे क्या आएगा 18, तभी तो बराबर होगा। ये दोनों नंबर बराबर है ना, न्यूमरेटर जिसका ज्यादा है उसी का डिनोमिनेटर भी ज्यादा हो, तभी वैल्यू बराबर होगी। क्या तो आगे बढ़ो आगे। अगला क्वेश्चन तो बड़ा खतरनाक आ गया। कह रहे दो डिस्क घूम रही है ओमेगा 1 ओमेगा 2 से, चिपका दिया, एक को दूसरी के ऊपर रख दिया, बताओ कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगी दोनों। I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। कह दो आ गया समझ में? नहीं आया? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन है, समझाऊं? अरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे को तो देख लो इधर, मैं बता तो रहा हूं, मेरे पे भरोसा नहीं है तुम्हें यार। अबे अगर एक डिस्क घूम रही है दूसरी घूम रही है, एक के ऊपर दूसरा बिठा दिया, तो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी क्या है, किससे घूमेंगी फाइनली, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। क्योंकि एक दूसरी पे फ्रिक्शन लगाएगी, दूसरी पहले पे फ्रिक्शन लगाएगी, इंटरनल फोर्स का टॉर्क जीरो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। अगला क्वेश्चन 36 करो, पढ़ो। A circular platform is mounted on a frictionless vertical axis. Its radius r is equals to 2 meter and its moment of inertia about the axis is 200 kg meter square. It is initially at rest. A 50 kg man stands on the edge of the platform and begins to walk along the edge at the speed of 1 meter per second relative to the ground. Time taken by the man to complete one revolution. अब बेटा वन रेवोल्यूशन कौन देख रहा है? वन रेवोल्यूशन अगर यहां पे बैठा हुआ है, याद है ये क्वेश्चन मैंने कराया था, यहां पर एक आदमी बैठा हुआ बार डांसर है, ये नाच रही है टेबल इसके ऊपर, तो इसके रिस्पेक्ट में एक चक्कर पूरा हो रहा है, या यहां पर भैया कोई चींटी है टेबल पे, है ना, वो देख रही है कि भैया ये जब ये इधर जाएगी तो ये टेबल भी घूम रही है, ये टेबल घूम घूम के इधर आएगी। कह दो आ गया। अब इनिशियली रेस्ट पे था, इनिशियली क्या था सिस्टम, रेस्ट पे, टेबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखा है 200, है ना, और ये जो लड़का लड़की जो भी है इसका मास दे रखा है 50 और डिस्टेंस है 2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है mr स्क्वायर 200, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बराबर, तो I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 बराबर, दोनों का ओमेगा क्या होगा बराबर, दोनों का ओमेगा क्या होगा, नहीं आया। अब दोनों का नहीं आया, नहीं आया। अबे टेबल का दे रखा है 200 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बच्चे का मास दे रखा 50 और डिस्टेंस दे रखा है 2, तो mr स्क्वायर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया बेटा, वही 200, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के बराबर, तो जितनी तेज टेबल घूमेगी देखो ओमेगा से, उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी से लड़का भी घूमेगा। तो अगर उसको, अगर आप चाहते हो
कि भैया एक चक्कर मारना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो 2 पाई आर उसको ट्रेवल करना और स्पीड उसकी 1 मीटर पर सेकंड दे रखी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकाल लो टाइम। और ऐसा ऑप्शन एक भी नहीं है, ऐसा ऑप्शन एक भी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टेबल ही एक चक्कर होना है। अब जितना टेबल घूम रही है उतनी ओमेगा से ये, मतलब इसको जब ये आधा घूमेगा तो टेबल आधा घूम जाएगी, तो टेबल की रिस्पेक्ट में एक चक्कर हो गया, टेबल के उसी पॉइंट पे आ गई लड़की लड़का जो भी। तो अब क्या घूमना है, पाई आर बाय स्पीड, इससे ही आंसर आ रहा है। मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इनको क्वेश्चन में कहना चाहिए टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू टेबल, नहीं कहा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला ऑप्शन नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से कहना चाहिए, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ये जेई एडवांस का बहुत पुराना क्वेश्चन है 96-97 का, जिसमें ये दोनों पार्ट आए थे कि भैया टाइम टेकन टू कंप्लीट इन टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू टेबल और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दोनों चीजें आई थी। तो मेरे हिसाब से तो सही बात नहीं है। बाकी चलिए 37 में फिर वही है, कह रहे एक डिस्क घूम रही है उसके ऊपर दूसरी डिस्क बिठा दी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बताना, हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर। लेकिन पहले एक रेस्ट पे है तो खाली ओमेगा माइनस 0 स्क्वायर आ जाएगा। छोड़ू छोड़ू अगला क्वेश्चन नंबर 38, बेटा पढ़ के सुनाओ, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, इसको देख के डरना है सबने, सब डरेंगे बहुत ध्यान से। हाँ, A disc of radius 2 meter and mass 100 kg rolls on a horizontal floor. Its center of mass has speed of 20 centimeter per second. How much work is needed to stop it? बेटे की कह रहे डिस्क जा रही है रोल करती हुई हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, तो काइनेटिक एनर्जी किसके अबाउट लिखेंगे, इसके अबाउट, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्जी इसके अबाउट लेना पड़ेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई क्या होगा 3/2 mr स्क्वायर, हाफ 3/2 mr स्क्वायर, क्योंकि डिस्क है ना mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, हाफ 3/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर। जितनी काइनेटिक एनर्जी उतना नेगेटिव वर्क करोगे तो रुक जाएगी, खत्म। बस काइनेटिक एनर्जी पूछी थी सिंपल भाषा में। बढ़ू आगे, पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो फिर बताता हूं। फैन ऑफ करा दें, ठंडा लग रहा है भाई, फैन ऑफ कर दो यार, ठंडा लग रहा है बच्चों को। जादू है एसी में तो यार। हाँ क्या है शेरू, ऊपर मैम की क्लास है, जाओ। हाँ हेलो, हो गया, आपको भी जाना है? मैम चली गई ऊपर, नहीं तो ये अलग खत्म कर लेते यार, ये 5 क्वेश्चन ही तो बचे थे। देखो 40, अच्छा सुनी जाओ यार, 44th क्वेश्चन पूछा कौन पहले आएगा, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, रेस है बेटा, जिसका एन कम होता है वो पहले आता है, बता दिया था। अगले 43 वाले क्वेश्चन में कह रहे एक सिलेंडर रोल करके जा रहा है और सेंटर ऑफ मास की स्पीड दे रखी है, और कह रहे बताओ स्प्रिंग को कितना कस के दबा देगा, स्प्रिंग से आगे टकरा रहा है और कितना दबा देगा। अबे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर कर दो, और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी, आई किसके अबाउट लोगे बेटा, अगर रोलिंग करती हुई बॉडी होती है किसके अबाउट आई लेना होता, बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं 42 वाले में कह रहे हैं कि एक ना हमने क्या किया, एक बॉडी है गोल, उसकी वेलोसिटी 3v, उसकी वेलोसिटी v थी सेंटर ऑफ मास की, और वो रोल करके ना एक इंक्लाइंड प्लेन पे 3v² हाइट तक चढ़ गई। तो बताना ये है कि वो बॉडी कौन सी है, रिंग है, डिस्क है, होलोस्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है। बेटा मेरे को नहीं पता क्या है, मेरे को तो बस इतना पता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ n प्लस 1 NMR स्क्वायर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्जी होता है, इसके अबाउट क्या होता है NMR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, हाफ n प्लस 1 MR स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा V स्क्वायर, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी बराबर mgh, और h क्या दे रखा 3v स्क्वायर बाय 4g। जो काइनेटिक एनर्जी है वो मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट खर्च हो गई, ऊपर चढ़ने में h, ऊपर जाने में खर्चा क्या आएगा mgh। यहां से क्या करेंगे, m को काट देंगे ठाए ठाए, और उसके बाद v स्क्वायर को काट देंगे ठाए ठाए, g को काट देंगे ठाए ठाए, 2 2 4 कर देंगे, n हाफ निकाल लेंगे, बहुत ही शानदार डिस्क है।
इसके बाद कह रहे हैं रोलिंग, जैसे अभी मैंने कराया था रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अच्छा, स्लिपिंग विदाउट रोलिंग में एक्सेलरेशन क्या आएगा, किसका ज्यादा आएगा किसका कम आएगा? स्लिप कर रहे हैं विदाउट रोलिंग, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन होगा तो ही घूमेगा ना, तो खाली जी साइन थीटा आएगा भाई। भाई अगर फ्रिक्शन हुआ तो रोल करेगा ही करेगा कुछ ना कुछ। कह रहे स्लिपिंग विदाउट रोलिंग मतलब फ्रिक्शन नहीं है, तो सबका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होगा, सब फर्स्ट आएंगे, सब साथ में आएंगे। तो अगर कोई कहता है स्लिपिंग विदाउट रोलिंग तो जी साइन थीटा एक्सेलरेशन, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग जी साइन थीटा अपॉन एन प्लस वन, रोलिंग विद स्लिपिंग, अगर रोलिंग विद स्लिपिंग होगा तो जी एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम है, क्योंकि बेटा फ्रिक्शन म्यू एन लगता है तब जब स्लिपिंग हो रही हो, म्यू के एन लगता है तब जब स्लिपिंग हो रही हो, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है म्यू एस एन। और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो सेल्फ एडजस्टेबल है। तो बेटा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा अपॉन एन प्लस वन, स्लिपिंग विदाउट रोलिंग में आता है जी साइन थीटा, और रोलिंग विद स्लिपिंग में आता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, जहां पर म्यू क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जहां पे म्यू क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके बाद फिर से वही क्वेश्चन है, डिस्क और स्फीयर की रेस है, कौन पहले आएगा? स्फीयर। 39th क्वेश्चन में है कि भाई एक, अरे यार सॉलिड सिलेंडर ऊपर जा रहा है, इतनी स्पीड से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगा? अरे भाई अगर सॉलिड सिलेंडर ऊपर जा रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगा? जी साइन थीटा अपॉन एन प्लस वन से एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन पता है, वेलोसिटी पता है, v इक्वल टू यू माइनस एटी, वी को जीरो कर दो, कह दो आ गया। हाँ ना बोलो यार, आ गया? समझ में नहीं आ गया? सारे क्वेश्चन पता लगे क्या क्या पूछे गए थे क्या क्या नहीं पूछे गए थे? मतलब कह रहे हैं कि भैया अरे जी साइन थीटा अपॉन एन प्लस वन मालूम है ना, ये यहां जाके रुक गया और ये वापस, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा इन्होंने। तो बेटा जितना ऊपर जाएगा उतना ही वापस नीचे आते हुए वही ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ऊपर जाते हुए, जो रुकने से पहले ट्रेवल किया होगा वही रुकने के बाद भी वही ट्रेवल किया, फिर तो नीचे ही आना है, फिर तो नीचे ही आना है, कह दो आ गया। रुक दे शेरू, जाओ शू।